मजबूरी का रिश्ता। कुछ देर सोने के बाद समायरा की आंख खुली तो उसने देखा कि कबीर बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठा है। अच्छा हुआ तुम जाग गई, मैं अब भी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। शादी के बारे में क्या तुमने फैसला कर लिया? हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, उसने आंखें मलते हुए कहा। मैंने पहले ही कहा था, इसका कोई मतलब नहीं। मेरा समय बर्बाद मत करो, हाँ या ना? ठीक है, मैं शादी करूंगी, उसने कहा, यह जानते हुए कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अच्छा, अब जब यह तय हो गया तो तुम यहीं मेरे साथ रहोगी जब तक हम इटली नहीं जाते। मैं डॉक्टर को बुलवाऊंगा तुम्हारा चेकअप के लिए, और अगर तुम शुक्रवार तक ठीक महसूस करो तो हम होटल में शादी कर लेंगे। उसके तुरंत बाद हम फ्लाइट पकड़ लेंगे। तुम्हें इटली पसंद आएगा, वहां बहुत खूबसूरती है। मुझे उस भाषा का एक शब्द भी नहीं आता। वहां बहुत लोग अंग्रेजी बोलते हैं और मैं तुम्हारे लिए क्लासेस का इंतजाम कर दूंगा। तुम्हें प्रीनप साइन करना होगा। उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं, उसने कहा, और फिर लेटकर दोबारा सो गई। वह नींद में खुद से दुआ कर रही थी कि जल्दी से नींद गहरी हो जाए ताकि उसे अपनी जिंदगी का ये मोड़ सोचने की जरूरत न पड़े। गहरी नींद से उसकी आंख तब खुली जब कबीर एक डॉक्टर के साथ कमरे में आया। समायरा, डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करने आए हैं। मैंने इन्हें बताया है कि तुम कितने हफ्तों से प्रेग्नेंट हो और कैसे बेहोश हो गई थी। मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ, मैं अगले कमरे में रहूंगा, कहकर वह बाहर चला गया, दरवाजा बंद करने से पहले एक नजर पीछे डालते हुए। बाहर जाकर कबीर ने कुछ कॉल किए और इटली की फ्लाइट का इंतजाम कर लिया। तभी उसे बेडरूम से हंसी की आवाज सुनाई दी। ये पहली बार था जब उसने समायरा को हंसते हुए सुना था। इंतजार करते करते वह थक गया और कमरे में चला गया। समायरा बैठी हुई थी और डॉक्टर के साथ खुलकर बातें कर रही थी। कबीर ने देखा कि उसकी मुस्कान से उसका चेहरा कितना चमक रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, मुस्कान गायब हो गई और चेहरे पर शिकन आ गई। क्या वह उससे इतनी डरी हुई थी कि हंसी भी छुपा लेती थी? खैर, वह क्या उम्मीद कर रहा था? आखिरकार वह उसे शादी के लिए मजबूर कर रहा था और एक ऐसे देश ले जा रहा था जहां की वह भाषा तक नहीं जानती थी। डॉक्टर ने समायरा का हाथ छूते हुए उठकर कबीर की ओर रुख किया। मिस समायरा का ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मैं उन्हें कुछ दवा दे देता हूँ। इनको बहुत आराम और हेल्दी खाना मिलना चाहिए। क्या ये वीकेंड तक ट्रैवल कर पाएंगी? हमें इटली जाना है, कबीर ने पूछा। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, कबीर ने कहा और डॉक्टर को बाहर तक ले गया। वापस कमरे में आकर उसने पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने हमारी फ्लाइट बुक कर ली है। मुझे बाहर जाकर शादी की अंगूठियां लेनी है और सोचा तुम्हारे घर से बाकी कपड़े भी ले आऊं। जरूरत नहीं, मेरी सारी चीजें यहीं हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आऊंगा जब हम वहां पहुंचेंगे। मैं अभी जाता हूँ और वापस आकर हम डिनर करेंगे। वह बिना अलविदा कहे चला गया। 2 घंटे बाद जब कबीर लौटा, समायरा नहा चुकी थी और टीवी देख रही थी। मैंने हमारे लिए डिनर ऑर्डर किया है, उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी, उसने कहा। ठीक है, कबीर ने जवाब दिया और अपनी जेब से एक छोटा डिब्बा निकालकर मेज पर फेंक दिया। उसने देखा कि समायरा की नजर उस पर टिक गई थी। चेहरे पर साफ साफ उत्सुकता झलक रही थी। देखो जरा, ये हमारी शादी की अंगूठियां हैं और ये सगाई की अंगूठी। उसने शादी की अंगूठियों के पास एक हीरे की अंगूठी रखते हुए कहा। समायरा ने शादी की अंगूठियां देखी, बहुत सुंदर है। फिर उसने हीरे की अंगूठी देखी। ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हें सगाई की अंगूठी लेने की जरूरत नहीं थी। तो क्या अच्छा लगेगा अगर मेरी पत्नी के पास अंगूठी ही ना हो? लोग मुझे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। पहनकर देखो, मैंने तुम्हारा साइज अंदाजे से लिया है। ये तो बिल्कुल फिट है, उसने अंगूठी उंगली में पहनते हुए कहा, लेकिन मन में हल्की उदासी भर आई। उसने कभी नहीं सोचा था कि सगाई इस तरह होगी। उसने हमेशा सोचा था कि शादी प्यार के लिए होगी, मजबूरी में नहीं। मेरी रूममेट काव्या थोड़ी देर में आ रही है, वो मेरे कुछ और सामान लेकर आएगी।
तुमने कहा था तुम्हारा सब सामान यहीं है। कुछ चीजें भूल गई थीं। रात में काव्या आई और कबीर ने दरवाजा खोला। मुझे होटल का एक आखिरी चक्कर लगाना है, मैं थोड़ी देर में आता हूं, कहकर वह चला गया। उसने बस हल्की सी गुर्राहट के साथ काव्या को देखा, कोई औपचारिक स्वागत नहीं किया। तुम्हारा ये होने वाला पति तो जरा भी चार्मिंग नहीं है समायरा। अब सच सच बताओ, ये सब क्या हो रहा है? दोनों ड्रिंक और स्नैक्स के साथ बैठ गईं और समायरा ने सब कुछ बता दिया। प्रेगनेंसी, शादी और इटली जाने का फैसला। हे भगवान समायरा, तुम क्या सोच रही हो? तुम एक ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती जिससे तुम अभी अभी मिली हो, वो भी उससे। मैंने उसके बारे में पढ़ा है, मानना पड़ेगा। वो देखने में जानलेवा हैंडसम है, लेकिन वो एक खतरनाक इंसान है। लोग उसे शैतान कहते हैं सिर्फ इसलिए कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हें उससे शादी करने की जरूरत नहीं है। काव्या, तुम समझ नहीं रही हो, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। ना मैं काम करके अकेले बच्चे को पाल सकती हूँ, और उसने कहा है कि वो बच्चे को अपने पास रखेगा। वैसे भी ये प्रेगनेंसी मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, और मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। वो डरावना है और उसकी आंखें, मैं समझ सकती हूँ कि लोग उसे शैतान क्यों कहते हैं। मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे कांटेक्ट में रहोगी और बताती रहोगी कि तुम कैसी हो। वादा करती हूँ, प्रॉमिस। जब काव्या निकल रही थी तभी कबीर वापस आ गया। दरवाजे पर पहुंचकर काव्या उसकी ओर मुड़ी और गुस्से में बोली, तुम शैतान हो, उसे शादी के लिए मजबूर कर रहे हो और बच्चे को छीनने की धमकी दे रहे हो। बेहतर होगा कि तुम इसे चोट मत पहुंचाना, तुम घटिया इंसान। वो उंगली उठाकर कबीर के सीने पर ठोकने ही वाली थी कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि काव्या को लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। उसकी आंखें काली और डरावनी हो गईं। मुझसे कभी इस तरह बात करने की या मुझे छूने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। जैसे ही उसने सुना कि समायरा उसे छोड़ने को कह रही है, उसने उसका हाथ छोड़ दिया। दरवाजा जोर से बंद कर कबीर ने फोन उठाया और समायरा की ओर देखते हुए पूछा, वो कहाँ काम करती है? जेंटलमैन क्लब में। क्यों? वो अब वहां काम नहीं करेगी। उसके बाद उसने फोन पर बात शुरू कर दी। आखिर उसे अपने बच्चे के बारे में सोचना था।